पत्नी की लाश के 70 टुकड़े करके अपने बच्चों के साथ पॉलीथीन बैग में लाश के टुकड़ों को फेंकने जाया करता था। क्राइम की ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रिश्ते विश्वास से मिलकर बने होते हैं और विश्वास एक तरफा नहीं होता। एक प्यार के रिश्ते में विश्वास को बनाए रखने के लिए दो लोगों की आपसी भागीदारी भी जरूरी होती है। लेकिन उत्तराखंड में घटी एक दिल दहला देने वाली घटना ने प्यार, विश्वास और रिश्ते को तार तार कर दिया। इस सच्ची प्रेम कहानी की मर्डर मिस्ट्री कहानी की शुरुआत एक लड़का और एक लड़की के बेपनाह मोहब्बत से शुरू होकर लड़की की 70 टुकड़ों में कटी लाश पर जाकर खत्म होती है। इस लड़की को 70 टुकड़ों में काटने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि लड़की से बेपनाह मोहब्बत करने वाला लड़का उसका पति होता है, जिसके साथ उस लड़की ने जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन शायद प्यार कम पड़ने लगा और विश्वास की डोर टूट गई और उस शख्स ने ऐसा कदम उठाया जिसमें उसने अपनी पत्नी का कत्ल करके लाश को ठिकाने लगाने का ऐसा तरीका निकाला जो शायद कल्पना से परे है। इस रियल मिस्ट्री क्राइम की इस कहानी को जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डीप फ्रीजर में रखा 70 टुकड़ों में काटी गई लाश और पुलिस के सामने चौंकाने वाला तथ्य। इस कहानी को किसी खतरनाक अपराधी ने नहीं बल्कि उत्तराखंड के देहरादून में रह रहे एक पति पत्नी की है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 10 फरवरी 1999 से होती है। यह वही दिन था जिस दिन दो प्यार करने वाले शादी के बंधन में बंधने वाले थे। लड़के का नाम राजेश गुलाटी और लड़की का नाम अनुपमा गुलाटी था। दोनों की यह शादी कोई अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज था, क्योंकि दोनों 1992 से एक दूसरे को चाहते थे। शादी करने के बाद दोनों पति पत्नी ने फैसला किया कि वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाएंगे और हुआ भी ऐसा ही। दरअसल राजेश अमेरिका की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों अमेरिका में अपने खुशहाल जिंदगी के मजे ले रहे थे। लेकिन 2006 में एक ऐसा दिन आता है जो राजेश और अनुपमा की जिंदगी को दोगुनी खुशी से भर देता है, क्योंकि अनुपमा जुड़वा बच्चे को जन्म देती है जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। और इस तरह 2006 में उनका परिवार पूरा हो जाता है। कुछ साल अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब के साथ रहते रहते अब राजेश भारत आना चाहता था, क्योंकि वो अमेरिका के लाइफस्टाइल से परेशान हो चुका था। कुछ समय बाद उसने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया और दिल्ली की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लेकर अपने परिवार के साथ देहरादून में शिफ्ट हो गया। भले ही प्रकाश सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब दिल्ली में कर रहा था, लेकिन वो देहरादून छावनी के प्रकाश नगर में 2 कमरों के मकान में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो चुका था। लेकिन एक बात सही कही गई है, दुनिया में हर चीज एक न एक दिन खत्म हो जाती है। और शायद यह बात उनके परिवार के लिए सच साबित हुई, क्योंकि अब दोनों के बीच प्यार कम होने लगा था और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे थे। अक्सर दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर तू तू मैं और लड़ाई झगड़े होने लगे, जिसके कारण उनके रिश्ते अब पहले जैसे नहीं थे, बल्कि दोनों के बीच मनमुटाव और रिश्तों में खटास आ चुका था। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े का ऐसा ही माहौल लगभग 2 सालों तक चलता रहा। दोनों के बीच प्यार खत्म हो चुका था और शायद अब दोनों के रिश्ते भी खत्म होने के कगार पर आ चुका था। साल 2010, तारीख 17 अक्टूबर, अचानक अनुपमा गुलाटी देहरादून से लापता हो गई। अनुपमा गुलाटी के लापता होने पर राजेश को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी पत्नी के गायब होने पर भी ना तो उसे ढूंढने की कोशिश की और ना ही तो अनुपमा गुलाटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट उसने अपने नजदीकी थाने में दर्ज कराई। उस समय तक उसके दोनों बच्चे 4 साल के हो चुके थे और 4 साल के बच्चे अपनी माँ को ना पाकर काफी रोने लगे। लेकिन अनुपमा गुलाटी कहाँ गई है? अनुपमा गुलाटी के बच्चे अपने पापा से रोज यही पूछते थे कि मम्मी कहाँ गई है, लेकिन राजेश हर बार बस एक ही जवाब देता, तुम्हारी मम्मी नाना नानी के यहाँ दिल्ली गई है और वो कुछ समय बाद वापस लौट आएगी। लेकिन इस जवाब के पीछे सच्चाई कुछ और ही थी। अनुपमा ना तो दिल्ली गई थी और ना ही वो कभी लौट कर आने वाली थी। दूसरी तरफ अनुपमा के माँ बाप भी अनुपमा को लेकर काफी परेशान रहने लगे और वो जब भी राजेश से पूछते कि अनुपमा कहाँ है, तो राजेश का एक ही जवाब होता, वो घर पर ही है और हमारी आपस में बातचीत नहीं हो रही है। एक बार एक ही जवाब सुनकर अनुपमा के माँ बाप भी परेशान हो चुके थे। लेकिन एक दिन अनुपमा के माँ बाप अपनी बेटी से बात करने की जिद करने पर राजेश ने साफ साफ कहा कि हम दोनों में झगड़ा हुआ और अनुपमा कहाँ गई मुझे नहीं पता, और जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वो घर आ जाएगी, तब आप दोनों उससे बात कर लेना। इतना कहकर राजेश ने फोन रख दिया। राजेश की यह बात सुनकर अनुपमा के माँ बाप भी थोड़े निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा पति पत्नी के बीच ऐसे झगड़े होते रहते हैं और अनुपमा अपने किसी दोस्त या करीबी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी और गुस्सा शांत होने के बाद वो वापस आ जाएगी। लेकिन मामला कुछ और ही था। उसके माँ बाप की यह उम्मीद काफी खतरनाक रूप लेने वाला था, क्योंकि 1.5 महीने बीत गए थे और अभी तक अनुपमा की कोई खबर नहीं मिल पाई थी। अपनी बेटी के लिए परेशान हुए अनुपमा के माँ बाप का बेटा यानी अनुपमा का भाई सृजन कुमार प्रधान से यह सब कुछ देखा नहीं गया और वो अपनी बहन के बारे में सच्चाई जानने के लिए अपने बहन के घर दिसंबर 2010 में यानी अपने बहन के गायब होने के 57 दिन बाद पहुंचा और राजेश के सामने फिर से वही
वही सवाल था कि आखिर अनुपमा कहाँ है, और राजेश का वही जवाब था, मुझे नहीं पता कि अनुपमा कहाँ है। अब सुजान और उसके माँ बाप का सिर्फ एक ही सवाल था कि अनुपमा कहाँ है, और दूसरी तरफ राजेश का बस एक ही जवाब था, मुझे नहीं पता। अब सुजान को दाल में कुछ काला लग रहा था और वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजेश उसे अंदर जाने से रोकने लगा। राजेश की इस हरकत को देखकर अब सुजान को और भी ज्यादा शक होने लगा कि जरूर अनुपमा को गायब करने के पीछे राजेश का ही हाथ है। और अब सुजान के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन राजेश के पास उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं था। सुजान माहौल को समझते हुए तुरंत वहां के नजदीकी छावनी के थाने में अपनी बहन की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए निकल गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी एक टीम लेकर अनुपमा के लापता होने वाले केस के सबसे मेन सस्पेक्ट राजेश के घर पहुंची। अब तक पुलिस को भी यही लग रहा था कि शायद अनुपमा को राजेश ने घर में ही बंद करके रखा है, लेकिन पुलिस का यह दावा गलत साबित हुआ, क्योंकि राजेश के 2 कमरे वाले घर के कोने कोने की तलाशी लेने के बाद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब पुलिस के सामने भी एक ही सवाल था कि आखिर अनुपमा कहाँ है। क्या सच में अनुपमा के घर से गायब होने का कारण पति पत्नी के बीच झगड़ा है या मामला कुछ और ही है। इन सब सवालों के बीच परेशान पुलिस वालों को राजेश के घर से एक ऐसी चीज दिखी जो शायद इस केस में एक नया मोड़ लेने वाला था। दरअसल राजेश के एक कमरे के कोने में बिल्कुल नया एक डीप फ्रीजर था। पुलिस डीप फ्रीजर को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर राजेश को डीप फ्रीजर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अक्सर इतने बड़े फ्रीजर का इस्तेमाल दुकानों में किया जाता है। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने डीप फ्रीजर का दरवाजा उठाया तो पुलिस वालों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उस डीप फ्रीजर में ढेर सारी काली पॉलिथीन में कुछ रखा था जो जमकर बिल्कुल पत्थर के जैसा हो चुका था। पुलिस कांस्टेबल ने उन सभी थैलियों को बाहर निकाला और जब खोला तो उसमें इंसानी मांस के कटी हुई लाश को देखकर पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जब फ्रीजर में पड़े और भी काली पॉलिथीन बैग को खोला गया तो सभी में इंसानी मांस के टुकड़े मिले। इस घटना को देखकर पुलिस वाले खुद हैरान और परेशान थे। पूरे इंसान को 70 टुकड़ों में काटकर अलग अलग पॉलिथीन में भरा गया था। पुलिस इस हत्याकांड को देखकर काफी चौंक गई थी। उसने तुरंत वहां पड़े लाश के टुकड़ों को अपने कब्जे में लिया और जरूरी सबूत इकट्ठे किए। अब तक पुलिस वालों के साथ साथ सुजान को भी ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि यह मांस के टुकड़े किसके हैं। तुरंत राजेश गुलाटी को हिरासत में लिया गया और थाने में पूछताछ के लिए हाजिर किया गया। अब राजेश गुलाटी समझ चुका था कि पुलिस के सामने सच उगलने में ही फायदा है, इसलिए पुलिस को अपना डंडे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। राजेश ने अपनी पत्नी की हत्या की कहानी बताना शुरू किया। राजेश ने पुलिस को बयान देते हुए कहा कि शादी के कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते के बीच दरार आने शुरू हो चुके थे, लेकिन देहरादून के 2 कमरे वाले घर में शिफ्ट होने के बाद उनके रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए। उसने अमेरिका से नौकरी छोड़कर दिल्ली में नौकरी करने के पीछे भी एक चौंकाने वाला कारण बताया। दरअसल राजेश का कहना था कि अमेरिका में अनुपमा का चक्कर उसके एक दोस्त के साथ चल रहा था और एक समय बाद और उसकी अफेयर की खबर राजेश को पता चल गई, जिसके बाद राजेश ने यह फैसला किया कि अब वो देहरादून में ही रहेगा। राजेश ने अपने बयान में यह भी बताया कि अनुपमा को ऐसा लगता था कि मेरा अफेयर भी कोलकाता के किसी महिला के साथ है, और राजेश ने पुलिस के सामने इस बात को भी कबूल किया कि उसका अफेयर कोलकाता की एक महिला के साथ था और अमेरिका से देहरादून आने के बाद उसने उस महिला से शादी भी कर ली थी। इस बात से गुस्सा होकर अनुपमा देहरादून के महिला हिंसा रोधी शाखा में अपने पति के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद राजेश को हर महीने 20,000 अनुपमा को गुजारा भत्ता देना पड़ता था। लेकिन 20,000 गुजारा भत्ता देने के बाद भी राजेश की परेशानियां कम नहीं हुई, क्योंकि अब अनुपमा राजेश से और ज्यादा गुजारा भत्ता मांगने लगी थी। 17 अक्टूबर 2020 को इसी बात को लेकर दोनों के बीच हद से ज्यादा झगड़ा शुरू हो गया और धीरे धीरे करके इस झगड़े ने मारपीट का रूप ले लिया। अब राजेश और अनुपमा के बीच का प्यार इस कदर खत्म हो चुका था कि दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। इस मारपीट के दौरान राजेश ने अनुपमा को पीछे की तरफ धक्का दे दिया और अनुपमा अपना संतुलन खो बैठी और पीछे की तरफ गिरी, जिसके कारण उसका सर बेड के कोने से जा टकराया। चोट काफी गहरी थी, जिसके कारण वो तुरंत ही बेहोश हो गई। यह सब देख राजेश इतना डर गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि उसने दूर से देखा तो ऐसा लग रहा था कि अनुपमा अब मर चुकी है। वो तुरंत दौड़कर अनुपमा के पास गया तो पाया कि अनुपमा की सांसें अभी भी चल रही हैं। अब राजेश के दिमाग में 2 बातें चल रही थी कि अगर उसने अनुपमा को जिंदा छोड़ दिया तो वो फिर से महिला हिंसा रोधी शाखा में जाकर कंप्लेन करेगी, जिसके बाद राजेश को जेल तक जाना पड़ सकता है। यह सब सोचकर राजेश और भी ज्यादा डर गया। उसने कुछ ऐसा करने का सोचा जिसे सुनकर प्यार, रिश्ता और विश्वास पर से आपका भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि राजेश अपने जुर्म को छुपाने के लिए एक और जुर्म करने को तैयार हो गया। क्योंकि अब वो अनुपमा की कहानी ही खत्म करना चाहता था, वो भागकर पास के कमरे में गया और वहां से कुछ कपड़े के टुकड़े लेकर आया और बेहोशी की हालत में अनुपमा के मुंह और नाक में कपड़ों को बुरी तरीके से डाल दिया। बेहोशी की हालत में पड़ी अनुपमा राजेश के इरादों को रोकने में नाकाम
नाकामयाब रही और कुछ ही समय के अंदर सांस न लेने के कारण अनुपमा की मौत हो गई। अब अनुपमा नाम की परेशानी राजेश की जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब अगले ही पल राजेश ने अनुपमा के मरे हुए डेड बॉडी की तरफ देखा तो उसे अपनी दूसरी परेशानी का ख्याल आया और वो था लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए राजेश ने एक ऐसा तरीका निकाला जो शायद मर्डर से भी खतरनाक था, जिसे करने के लिए इंसान के पास पत्थर का कलेजा होना चाहिए। पुलिस को बयान देते समय उसने बताया कि अनुपमा के डेड बॉडी को मसूरी के जंगलों में फेंकना चाहता था, लेकिन ऐसा करना उसके लिए सही नहीं था क्योंकि लाश को मसूरी के जंगलों में ले जाने के दौरान यदि किसी ने उसे देख लिया तो उसका सारा भेद खुल जाएगा। इसलिए उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। राजेश को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि वो लाश के साथ क्या करे। वो 2 दिनों तक अनुपमा की लाश के साथ 2 कमरे वाले उस घर में यही सोचता रह गया कि आखिर इस लाश को ठिकाने कैसे और कहां लगाया जाए। 2 दिनों तक पड़े रहने के कारण अब अनुपमा की लाश से बदबू आने लगी थी, जो राजेश के लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनने वाला था। तब उसके मन में एक बात आई कि एक बार में पूरी लाश को ठिकाने नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए उसने लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का फैसला किया, जिसके बाद बड़ी ही आसानी से लाश के टुकड़ों को पॉलिथीन बैग में डालकर ठिकाने लगाया जा सकता था। अपनी इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने के लिए राजेश पूरी तरह तैयार हो चुका था। वो तुरंत अपने पास के बाजार में गया और पत्थर काटने वाली एक ग्राइंडर मशीन, एक हथौड़ी और एक डीप फ्रीजर खरीद लाया। अनुपमा ने जिस इंसान को इतना प्यार किया, साथ जीने मरने की कस्में खाई और 2 बच्चों के रूप में उसे इतनी खुशियां देकर जिस पर विश्वास किया, आज वो इंसान उससे उसकी सांसें छीनकर इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मशीन से उसके टुकड़े करने लगा। राजेश का पूरा शरीर अनुपमा के खून के छींटे से लाल हो चुका था, लेकिन शायद उस पत्थर दिल इंसान के अंदर का इंसानियत मर चुका था और वो बिना रुके लाश को काटता रहा जब तक लाश 70 टुकड़ों में नहीं कट गया। फिर राजेश ने इन 70 टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके काली पॉलिथीन में भरकर डीप फ्रीजर में डाल दिया। लाश के टुकड़े होने के बाद अब वो बड़ी ही आसानी से धीरे धीरे करके लाश को ठिकाने लगा सकता था। राजेश पुलिस को बताता है कि उसे लाश के टुकड़े करके ठिकाने लगाने का आइडिया एक हॉलीवुड फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्स को देखकर मिली। लाश के टुकड़ों से भरा पॉलिथीन बैग को वो एक एक करके मसूरी के जंगलों में लेकर जाता और वहाँ सावधानी से उसे ठिकाने लगाकर वापस आ जाता था। लाश को ठिकाने लगाने के दौरान वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाता था, लेकिन उन बेचारे मासूम बच्चों को क्या पता कि जिस माँ से मिलने के लिए वो रो रहे हैं, उस माँ के शरीर के टुकड़े खुद उसके पिता के हाथ में पड़े पॉलिथीन बैग में है। पुलिस को बयान देने के दौरान राजेश गुलाटी ने अपने द्वारा किए गए हत्याकांड को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया। उसके बयान को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे अपनी पत्नी की हत्या करने का रत्ती भर भी पश्चाताप नहीं था, क्योंकि पुलिस के सवालों का जवाब वो बड़ी ही बेपरवाही और बेफिक्री से देता रहा। उसका मानना था कि उसने अनुपमा को अपने और अपने बच्चों की भलाई के लिए मारा और अगर उसका ये कांड नहीं पकड़ा जाता तो आज वो अपने बच्चों के साथ खुश होता। बाद में पुलिस ने और भी लाशों के टुकड़ों से भरे फेंके गए बैग को अलग अलग जगह से बरामद भी किया। 10 मार्च 2011 को पुलिस ने इस केस से जुड़ी चार्जशीट फाइल की और इस केस की सुनवाई करते हुए भारतीय न्यायालय ने सितंबर 2017 में राजेश पर 15 लाख का जुर्माना लगाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने यह आदेश जारी किया कि जुर्माने की राशि का 70,000 राज्य के कोष को दिया जाए और बाकी के बचे हुए पैसे अनुपमा के दोनों बच्चे के बैंक अकाउंट में जाएंगे और ये पैसे उनके बच्चों की देखभाल के लिए उपयोग किया जाएगा। सजा होने के 1 साल के अंदर ही राजेश ने न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट तक पहुंच गया, जहां आज तक फैसला वहीं पड़ा है। कहा जाता है कि एक तरफा मोहब्बत की कोई बुनियाद नहीं होती, लेकिन इस क्राइम मर्डर मिस्ट्री कहानी को देखने के बाद यह भी नहीं कहा जा सकता है कि 2 तरफा मोहब्बत से जिंदगी खुशहाल हो जाती है। अगर ऐसा होता तो आज अनुपमा, राजेश और उसके 2 बच्चे अपने माँ बाप के साथ खुश होते। इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। ऐसे ही चौंका देने वाले रियल क्राइम से जुड़ी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।